बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के हवाले से। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड पिछले दो वीडियोस लेक्चर में हमने बात किया था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ओवरव्यू के हवाले से, और इसी तरह हमने बात किया था टेट्रासाइक्लिन के हवाले से। अगर आप वो दो वीडियो मिस कर चुके तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मौजूद होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के हवाले से। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अमंग द ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक डेटिंग बैक टू purification of streptomycin from the bacterium Streptomyces gracious in 1944। अमाइनो ग्लाइकोसाइड असल में एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी एक बैक्टीरिया के मेंबर्स यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से आइसोलेट किया गया था, यानी उससे मोस्टली इसको बनाया गया था। न्यू माइसिन बिकम अवेलेबल इन 1949 फॉलोड बाय जेंटामाइसिन। फिर इसमें एक एंटीबायोटिक है जिसको हम कहते हैं न्यूमाइसिन, जो कि 1949 में अवेलेबल हुआ। जेंटामाइसिन 1963 में अवेलेबल हुआ, और इसी तरह टोप्रोमाइसिन जो कि 1967 में अवेलेबल हुआ। इसी तरह एमिकेनासिन जो कि 1972 में अवेलेबल हुआ। तो ये एंटीबायोटिक्स आपके पास फिर बाद में इन सन में रिलीज़ हो गए थे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। जो एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, पिंक कलर के रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये कि ये हम मोस्टली इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर देयर क्रिटिकल यूटिलिटी इज़ लिमिटेड, जबकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मोस्टली टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं बॉडी में। The term amino glycosides stem from their structure to amino sugar joined together glycosidic linkage to central hexonuclease। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देख ले तो इसमें अमाइनो शुगर, अगर आप अमाइनो शुगर मतलब इनका कहने का कि अमाइनो शुगर आप इसमें मिल जाते हैं, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप हेक्सोन्यूक्लियस, इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में मोस्टली बताया गया है। तो आप तो अमाइनो ग्लाइको इसमें मोस्टली अमाइनो ग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर के हवाले से बताया गया है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर मोस्टली इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के हवाले से पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। वही बात, अमाइनो ग्लाइकोसाइड डिफ्यूजेस थ्रू पोरीन चैनल। इनका कहने का मतलब ये है कि पोरीन चैनल के ज़रिए आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड इंटर हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म इससे ससेप्टेबल होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म मोस्टली ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मोस्टली इससे ससेप्टेबल होते हैं। तो वो इसके ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है तो पोरीन के चैनल से अंदर चला जाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ड्रग। इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम भी होता है, मतलब ऑक्सीजन को भी ये लेते हैं, और इसके साथ साथ फिर ड्रग्स भी इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इनसाइड द सेल दे बाइंड 30S राइबोसोमल सबयूनिट। सेल के अंदर फिर जो राइबोसोम का 30S पार्ट होता है वहाँ पर ये बाइंड हो जाता है, वेयर दे इंटरफेयर विद असेंबल्ड of the function ribosomal approaches and cause 30S subunit of complete ribosome to misread the genetic code। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये आपके पास 30S सबयूनिट राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है, इसी तरह आपके पास फिर राइबोसोम जो होता है वो मिसरीड यानी रीडिंग सही तरीके से नहीं करता। जो आपके पास ये लेट सपोज RNA होता है, तो इसके साथ लेट सपोज ये 30S सबयूनिट बाइंड होता है, तो ये 30S मोस्टली ये जो 30S सबयूनिट होता है ना, ये थोड़ा सा मूवमेंट करता है। ठीक है ना, तो ये 30S सबयूनिट जो है ये तो ये जो आपके पास 30S सबयूनिट होता है तो ये मोस्टली मूवमेंट पर नहीं करता इसके एंटीबायोटिक के बाइंड होने के बाद। तो ये जब मूवमेंट करते हैं तो मिस रीड जेनेटिक को, यानी सही तरीके से रीडिंग नहीं करते जेनेटिक कोडान की। तो जब सही तरीके से रीडिंग नहीं करेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स दैट डिसरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस जनरली बैक्टेरोस्टेटिक। इनका कहने का मतलब कि जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मोस्टली बैक्टेरोस्टेटिक होते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड आर यूनिक इन दैट, अमाइनो ग्लाइकोसाइड इसमें यूनिक होते हैं, वो भी बैक्टेरोसाइडल होते हैं। वो असल में अमाइनो ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करें तो वो यूनिक है, वो असल में आपके पास बैक्टेरोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम,
अब इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, मतलब कौन से मतलब बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मोस्टली इसके ख़िलाफ़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग दोज दे मे बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मोस्टली वो जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सूडोमोनास आता है, क्लेप्सिला निमोनिया आता है, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ आते हैं, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये मोस्टली MDR स्ट्रेन्स ऑफ होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर ऑफन कंबाइंड विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक टू एम्प्लॉय अ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। हम जब अमाइनोग्लाइकोसाइड को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के हवाले से भी मैंने वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक का लेक्चर्स मौजूद होगा, उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आप देख लें, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ हम इसको कंबाइन लें तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, यानी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ये करता है फिर। और फिर इसके खिलाफ जब ये हम ले लेते हैं मतलब दोनों एंटीबायोटिक, तो ये एंटीरोकोकस फीशियम और इसी तरह एंडोकार्डाइटिस जैसे इन्फेक्टिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अगेंस्ट, ठीक है। अब इसके हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की हम बात कर ले तो वही बात, इसमें एफ्लेक्स पंप्स पैदा होते हैं। एफ्लेक्स पंप डिक्रीज अपटेक एंड मॉडिफिकेशन इन एक्टिवेशन प्लाज्मेट एसोसिएटेड सिंथेसिस एंजाइम। इसका कहने का ये एंजाइम है, ठीक है, EN है। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास बैक्टीरिया में जो एफ्लक्स पंप होते हैं, लेट्स सपोज ये एफ्लक्स पंप होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक आ जाते हैं तो ये एफ्लक्स पंप्स मोस्टली यानी एंजाइम प्रोटीन प्लाज्मेट मोस्टली ये बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मेट जो है वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होकर एफ्लक्स पंप्स बनाते हैं, और इसी तरह फिर आपके पास ये एंटीबायोटिक बजाय कि ये यानी जैसे ही उसको टारगेट होने से पहले ही एंटीबायोटिक एफ्लक्स पंप के ज़रिए निकल जाता है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें कि ये किस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, यानी इसका फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स कुछ यूँ है कि पॉलीसाइटोनिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड प्रिवेंट एडवोकेट एब्जॉर्प्शन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप इसको ओरली लेंगे तो ओरली एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसका ख़ास स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की वजह से ये फिर सही तरीके से ओरली यानी लेने के बाद एब्जॉर्ब नहीं होता। देयरफॉर इसीलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड मस्ट गिवन पेरेंटली टू अचीव एडवोकेट सीरम लेवल। इसीलिए इसको मोस्टली हम क्या करते हैं, यानी पेरिटोनियली हम बॉडी में इसको इंजेक्ट करते हैं। मोस्टली इंजेक्शन के दौरान हम इसको बॉडी में मतलब इंटरनलाइज करते हैं, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये अगर आप ओरली लेंगे तो ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। न्यूमाइसिन इज़ गिवन पेरेंटरली ड्यू टू सवियर नेफ्रोटिक्सिटी, ठीक है। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब है कि सवियर नेफ्रोटिक्सिटी कहने का मतलब कि यानी जो नेफ्रॉन को डैमेज करते हैं, तो ये जो न्यूमाइसिन होते हैं इज़ नॉट गिवन। फिर इसको हम न्यूमाइसिन जो होता है उसको हम यानी पेरिटोनियली नहीं ले सकते। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बात कर ली कि हम ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, तो वो हम क्या करते हैं पेरिटोनियली लेते हैं, यानी स्किन के अंदर हम इसको इंजेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, न्यूमाइसिन वाहिद ऐसा है जिसको हम नहीं लेते पेरेंटरली, ठीक है। इसको हम यानी क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर काज करता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ड्यू टू देयर हाइड्रोफाइलिसिटी पेनिट्रेट इनटू बॉडी फ्लूइड, लो डिस्ट्रीब्यूशन फैटी एसिड, फैटी टिश्यू, तो ये मोस्टली आपके पास फैटी टिश्यू में बड़ा कम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी वहाँ पर डिपोजिशन उसकी कम होती है। हाइड्रोफोलिसिटी, हाइड्रोफोबिलिसिटी का मतलब ये हुआ कि पानी यानी इसमें मोस्टली होता है, तो पानी के साथ ये ज़्यादातर मतलब हल नहीं होता, तो इस वजह से ये फैटी एसिड में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंसंट्रेशन इन CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका मतलब ये हुआ, आर इनएडुकेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेम्ड मेनिंजियस। इसका जो कंसंट्रेशन CSF में होता है वो भी सही तरीके से वहाँ पर भी ये सही तरीके से हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेनिंजियस ज़्यादातर होता है। अगर मेनिंजियस होगा तो फिर इस मेनिंजाइटिस जिसका कहने का मतलब ये हो, तो फिर इसकी वजह से भी ये सही तरीके से नहीं
हल हो सकता। ऑल अमीनो ग्लाइकोसाइड अक्रॉस द प्लेसेंटा, जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है एंड में एकॉमुलेट फेटल प्लाज्मा, फेटल के जो ब्लड प्लाज्मा होता है तो वहाँ पर एकॉमुलेट होता है एंड एमोनेटिक फ्लूइड, और जो एमोनेटिक फ्लूइड होते हैं तो वहाँ पर ये क्या होता है, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एकॉमुलेट्स होते हैं। एलिमिनेशन की अगर हम बात करें बॉडी से किस तरह एलिमिनेट होते हैं, तो 90% ऑफ द पेरेंटल अमीनो ग्लाइकोसाइड आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। तो मोस्टली जो 90% आपके पास पेरेंटल अमीनो ग्लाइकोसाइड होते हैं तो वो बॉडी से यूरिन की शक्ल में निकलता है। एकॉमुलेशन अकर इन द पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन, डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो एकॉमुलेशन इसको होते हैं पेशेंट्स में विद रीनल डिसफंक्शन, यानी रीनल यानी जो किडनी होता है उसके फंक्शन को ये मोस्टली ख़राब करता है, तो वहाँ से भी ये मोस्टली निकलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरमफेनिकोल, तो इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।